हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नॉन साइक्लिक ईटीएस के बारे में बात करेंगे। कल आपने साइक्लिक ईटीएस पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था कि ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम आता है। आज हम बात करेंगे कि नॉन साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों ही काम में आते हैं। इसकी शुरुआत जो है फोटो सिस्टम सेकंड से होती है और इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी लौट के वापस नहीं आता है। ठीक है, इस वजह से इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक में आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटो सिस्टम फर्स्ट से, जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वो वापस उसी जगह पे आ जाता है, वापस लौट के उसी में आ जाता है। इस वजह से उसको साइक्लिक कहा जाता था। इसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे सनलाइट फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर आके गिरती है तो फोटो सिस्टम सेकंड जो है एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं। उसकी बात बाद में हम करेंगे, पहले ये बात कर देते हैं कि ये मूव आगे की तरफ हो जाता है। अब जैसे ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए यहाँ पर फोटोलाइसिस होता है। Mn+2 के प्रेजेंस में यहाँ पर इसका फोटोलाइसिस होता है और फोटोलाइसिस होने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस जहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस जगह पे इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाला है जो इलेक्ट्रॉन कभी वापस नहीं आएगा। इस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की लैकिंग होती है, जो कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए ये वाटर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन 2 के सेट में जो है इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला जो होता है थियोफाइटिन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि नॉन साइक्लिक के अंदर सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसीवर कौन होता है? थियोफाइटिन। साइक्लिक के अंदर कौन होता था? कल बताया था मैंने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफआरएस पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। एफआरएस होता है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। यहाँ पर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है थियोफाइटिन होता है। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोप्यूनिन को दे दिया जाता है और प्लास्टोप्यूनिन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 को देता है। B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में आता है और इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। देखिए एटीपी नहीं बनता इस वक्त, याद रखना। एटीपी बनाने के लिए अलग मैकेनिज्म होती है, वो अपन बाद में बात करेंगे। पी मिटचेल का जो है साइटोक्रोम पंप थ्योरी होती है, उसके हिसाब से एटीपी बनती है। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी होती है, उस हिसाब से जो है एटीपी बनती है, पी मिटचेल वाली। लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वहाँ एटीपी बन सकती है। ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पर, यानी कि एक एटीपी की इक्वल एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो और इस एनर्जी की वजह से एक एटीपी बनता है पी मिटचेल थ्योरी में। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। पीसी का मतलब प्लास्टोसाइनिन होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पीएस फर्स्ट के पास चला जाता है। ठीक है, यानी पीएस फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड है इधर और इधर पीएस फर्स्ट। उसके और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एफआरएस के पास जाता है और एफआरएस से फेराडॉक्सिन के पास जाता है और फेराडॉक्सिन के पास जाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो है एनएडीपी को दे दिए जाते हैं और एनएडीपी और ये इधर से आने वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये इलेक्ट्रॉन और ये साथ मिलकर क्या करते हैं? NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आगे डार्क रिएक्शन में रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। CO2 का रिडक्शन जो करना होता है, CO2 का रिडक्शन करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो हमें आगे जो है डार्क रिएक्शन पढ़नी है और डार्क रिएक्शन में NADP की और ATP की जरूरत होती है और उस ATP और NADP का जो फॉर्मेशन होता है वो इस जगह पे होता है। ठीक है, और इनकी नीड जो है हमें आगे की तरफ होती है। आगे जो है डार्क रिएक्शन हम पढ़ेंगे, उसके अंदर इसकी जरूरत हमें होती है। ठीक है, अब इसी के साथ जो है नॉन साइक्लिक कंप्लीट होता है। इसी को जो है हमें थ्योरी में, मैं थ्योरी
थ्योरी भी आपको भेज दूंगा। थ्योरी में भी स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि यहाँ से यहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर ये ऐसा होता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। ठीक है, अब आपको एक और चीज इसमें लिखनी होती है। आपने साइक्लिक भी पढ़ लिया और नॉन साइक्लिक भी पढ़ लिया, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, राइट द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईपीएस। तो ये भी चीज आपको यहाँ पर देखिए, बहुत डिफरेंस है दोनों में। नॉर्मल डिफरेंस में बताऊं कि उसमें केवल पीएस फर्स्ट यूज होता है, इसमें दोनों यूज होते हैं। उसमें केवल एटीपी बनता है, इसमें एटीपी के साथ एनएडीपीएस2 बनता है। ठीक है, इसके अंदर इतने सारे और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है, तो बहुत सारे डिफरेंस आप चाहें तो इनके बीच में लिख सकते हैं। यहाँ पर फोटोलाइसिस भी होता है, Mn+2 भी यहाँ पर बनता है। बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है, उसके अंदर नहीं होती है। आराम से आप क्या कर सकते हैं, इनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंस आप लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं कम से कम। तो आप इनके बीच में डिफरेंस भी आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे। तो लाइट रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट इसका, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है? इनिशियली जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ऐसा माना जाता था कि इसके अंदर जो है लाइट की नीड नहीं होती है या लाइट की जरूरत नहीं होती है, इस वजह से इसको हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसकी साइड जो होती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर ये होता है। लाइट रिएक्शन की लाइट रिएक्शन जो होती है उसकी साइड कौन सी होती है? उसकी ग्रेना और थाइलाकोइड में वो होती है। सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी डिटेल स्टडी जो दी थी वो केल्विन और बेंसन ने दी थी, इस वजह से इसको केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक और चीज है कि जो डार्क रिएक्शन है, नॉर्मली डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, इस वजह से नॉर्मली केल्विन बेंसन साइकिल जो होता है उसको C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। सनलाइट की नीड नहीं होती है ऐसा माना जाता था पहले, लेकिन अब माना जाता है कि नीड होती है। और सनलाइट की नीड जो है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होती है। किसके लिए होती है? डायरेक्ट सनलाइट की नीड जो है किसमें होती है? लाइट रिएक्शन के अंदर होती है, वहाँ सीधी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। और यहाँ पर भी सनलाइट की जरूरत होती है रूबिस्को को एक्टिव करने के लिए। जब तक सन की लाइट नहीं मिलेगी जब तक रूबिस्को एक्टिव नहीं होगा, और जब तक रूबिस्को एक्टिव नहीं होगा जब तक डार्क रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रूबिस्को। यहाँ पर फुल फॉर्म इसकी पता है? राइबोलोज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो ये रूबिस्को एंजाइम जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है और एटमॉस्फेयर के हमारी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन भी यही होती है, रूबिस्को। आपने प्रोटीन में भी पढ़ा था लास्ट ईयर कि सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? रूबिस्को प्रोटीन होती है। और ये रूबिस्को ही जो है रिडक्शन ऑफ CO2 करता है, यानी CO2 का रिडक्शन करने का काम करता है, या फिर फिक्सेशन ऑफ CO2 भी इसे कहा जाता है, यानी CO2 का फिक्सेशन ये करता है। तो ये जनरल चीज होगी डार्क रिएक्शन के लिए, जनरल बातें। अब इसके बाद में एक और चीज इसमें अपन को ध्यान रखना है कि डार्क रिएक्शन केवल सिंगल नहीं होती है, अलग अलग प्लांट के अंदर ये अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होती है, और सारी हमें इनको पढ़ना है। नॉर्मली सबसे मेन जो है वो केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है, और ये लगभग सभी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। सभी प्लांट के अंदर ये होता है। कुछ प्लांट में ये तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ये भी होता है, या कभी कभी ये होता है, यानी कि ये तो कंपलसरी है, ये C3 साइकिल तो सब में होगा। ठीक है, कभी कभी कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती है या कुछ एडेप्टेशंस आ जाते हैं, उन एडेप्टेशंस की वजह से कुछ ये CH साइकिल और कार्सुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी इनके अंदर होती है कभी कभी कुछ कंडीशंस के अंदर, जिनकी भी बात हम आगे करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केल्विन बेंसन साइकिल।